Hello dear learners, hoping you people are fine and you people are preparing for your upcoming board exam जो बहुत ही जल्द स्टार्ट होने वाला है. As you know that this time your board the paper is quite little different in comparison to the last 2 year. तो पेपर में बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड की गई हैं जिसके बारे में आपने आई होप कि प्रिपेयर कर लिया होगा. अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसके बारे में आप यू पीपल आर कंफ्यूज और आपको कुछ प्रॉब्लम्स हैं. वो टॉपिक है एनालिटिकल पैराग्राफ. Everybody is asking how to write analytical paragraphs. Analytical paragraphs को अटेम्प्ट करने में you people are facing problem. My dear, analytical paragraph लिखना बहुत ही आसान है क्योंकि इस analytical paragraph में आपको एक ग्राफ, एक पाई चार्ट मिल जाता है. उसके हिसाब से, उसके अकॉर्डिंग you have to write a paragraph whatever pie chart is saying. जो भी ग्राफ आपको दिया गया है वो ग्राफ किसी टॉपिक पे बेस दिया गया है. इट मे बी एजुकेशन, मे बी पॉपुलेशन, मे बी पॉवर्टी, मे बी एनी काइंड, एनी टॉपिक. इट इज़ बेस्ड ऑन एनी टॉपिक जिसको आपको एलाबोरेट करना है, जिसको आपको उस ग्राफ को अंडरस्टूड करके एक्सप्लेन करना है कि ग्राफ क्या कह रहा है. बस इतना सा है. बट प्रश्न ये है कि आप में से बहुत सारे लोग इस they are not able to capable to understand the paragraph and to pen down or to write the things which that pie chart is expressing or telling. राइट तो आज हम समझेंगे इसी विषय को और इसको हम डिस्कस करेंगे और हम सॉर्ट आउट करेंगे सारी प्रॉब्लम जो आपकी है रिलेटेड दिस एनालिटिकल पैराग्राफ. तो चलिए देखते हैं. सो डियर लर्नर्स, एज आई टोल्ड यू दैट एनालिटिकल पैराग्राफ इज गिवन बाय द बोर्ड इन योर इंग्लिश पेपर. सो हमें इस एनालिटिकल पैराग्राफ को करना है और कैसे करना है, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, हमें स्टार्ट कैसे करना है, लिखना कैसे, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा. आई हैव टेकन सम एग्जाम्पल. क्वेश्चन मैंने लिया है विथ आंसर. मैंने आंसर इसलिए रखा है ताकि आपको समझ में आए कि हमें लिखना कैसे है और कितना लिखना है. राइट ये दो चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि लिखना कैसे और हमें ये पता चल जाए पेपर में कि हमें कौन सी क्वेश्चंस को आंसर कैसे लिखना है और कितना लिखना है. तो ये दैट वुड बी अ बिग हेल्प फॉर ऑल ऑफ यू. राइट क्योंकि हमें यही नहीं पता रहता है कि हमें लिखना क्या है और ये हमारे लिए एक बहुत ही बड़ी समस्या है. राइट सो अब हम चलेंगे कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे क्या कैसे लिखे. देखिए पहला क्वेश्चन क्या लिखा है. द फॉलोइंग पाई चार्ट. आई टोल्ड यू कि पाई चार्ट आपको मिलेगा, ग्राफ की पाई चार्ट मिलेंगे और पाई चार्ट जो है किसी टॉपिक पे बेस्ड होंगे. सो देखो, और आपको ये भी नहीं जज करना है, एनालिसिस करना है कि ये पाई चार्ट किस पे बेस्ड है क्योंकि लिखा रहेगा क्वेश्चन में. देखो क्या लिखा है. परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द एक्सपेंडिचर इनक्योर इन पब्लिशिंग अ बुक. ये जो पाई चार्ट है ये दिखा रहा है कि एक बुक को पब्लिश करने में कितना पैसा, कितने क्या क्या चीज़ें इन्वेस्ट लग रही हैं, कितनी कॉस्ट आ रही है. ये सारी चीज़ों का को परसेंटेज वाइज दिखाया हुआ कि कहाँ कौन सी चीज़ में ज़्यादा परसेंटेज लग रहा है, ज़्यादा पैसा लग रहा है, किस काम में कम लग रहा है. तो इसको परसेंटेज वाइज में दिखाया है. तो आपको जैसे ही पाई चार्ट मिलेगा तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि ये पाई चार्ट है किस विषय में. राइट जब इस बात को आप समझ जाएंगे कि ये पाई चार्ट है किस विषय में तो आपको इस पाई चार्ट को के बारे में लिखना बहुत ही आसान हो जाएगा. क्योंकि अगर हमें ये पता चल जाए कि कोई भी चीज़, कोई विषय, प्रश्न किस चीज़ से रिलेटेड तो लिखना बड़ा ही आसान हो जाता है. तो ये जो पाई चार्ट है जो आपको दिया गया है ये किस पे बेस्ड है. देखिए ये है बुक पब्लिशिंग के बारे में और ये परसेंटेज दिया कि एक बुक को पब्लिश करने में इतना चीज़ें लगती हैं, इतना परसेंटेज पैसा कहाँ पे खर्च होता है. देखिए प्रमोशन कॉस्ट क्या कह रहा है कि कॉस्ट कितना है प्रमोशन कॉस्ट. अब ये जो डिज़ाइन है इससे आपको समझना है. ये वाला डिज़ाइन कहाँ पे दिख रही है. राइट अब देखिए प्रमोशन कॉस्ट के सामने परसेंटेज नहीं लिखा, आपको ये वाला ये लाइन देखना है कि कहाँ पे है और उसको करना है. अगर आपने इसी बात को समझने में गलती कर दी, किसी का सिंबल कुछ और है, जैसे यहाँ पे देखिए जो बैंडिंग का सिंबल ये है, ये 20% का असर, ये आपने गलती से 10% दिखा दिया तो ये गलत हो जाएगा. क्लियर. ये एनालिटिकल पैराग्राफ इसलिए दिया गया है कि आपकी समझ कितनी है, एक विषय को, आप किसी भी चीज को कितनी समझ कर पा रहे हैं और क्या आप उसको इंग्लिश में एक्सप्रेस कर पा रहे हैं नहीं. राइट तो आप इन सारी चीज़ों का ध्यान दें. अब यहाँ पे देखिए, चलिए मैं नीचे शुरू करता हूँ. देखिए ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, यहाँ पे क्या है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन है. देखिए हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कहाँ पे है. हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे दिख रही है, 10% है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट. प्रिंटिंग कॉस्ट, प्रिंटिंग देखिए ये कुछ वर्टिकल ये वाली है, यस दिस वन, ये है 20% प्रिंटिंग. पेपर कॉस्ट दिस वन, ये पेपर कॉस्ट 25%.
बैंडिंग कॉस्ट 20%, रॉयल्टी ये वर्ड दिस वन 15% और प्रमोशन 10%। तो ये आपने क्या देखा, ये जो पाई चार्ट है ये दिखा रहा है कि एक बुक को पब्लिश करने में कितने कितने एक्सपेंसेस, कितने पैसे किस वर्क में लगे हुए हैं। और एक चीज और देखिए, राइट पैराग्राफ इन 100 to 120 वर्ड। आपको बहुत ज्यादा नहीं लिखना है, आपको 200-300 वर्ड्स नहीं लिखने हैं, आपको 1 to 120 वर्ड लिखने हैं। मतलब अब कितना लिखना है, अभी भी एक डाउट होगा आपके दिमाग में, भाई बहुत सारे लोग कंफ्यूज है कि 100 to 120 वर्ड है क्या। ये देखिए आंसर देख रहे हैं, मैंने इसलिए आपके लिए आंसर भी रखा है ताकि आपके दिमाग में ये बात फिट हो जाए। दिस मच यू हैव टू राइट। और अगर एक और ट्रिक आपको मैं बता दूं, आपको पता कैसे चलेगा कि आपने 100 और 120 क्रॉस कर लिया। अगर सपोज करिए आपने एक 120 दिया है, आप 130 भी लिख देते हैं तो कोई इशू नहीं है। लेकिन 100 to 120 दिया है तो आप ये नहीं कि कोई इशू नहीं तो मैं 70 वर्ड ही लिख दूँ, तो आपको वर्ड लिमिट, वर्ड जो दिया गया है उसको आपने टच नहीं किया, उसके लिए क्या होगा, आपको मार्क्स कम मिलेंगे। तो हमें ना तो बहुत ज़्यादा लिखना है ना तो बहुत कम लिखना है, टू द पॉइंट लिखना है, जितनी डिमांड कर रहा है क्वेश्चन उतना ही लिखना है। अब देखिए क्या है, सबसे पहली बात, जब भी आप एनालिटिकल पैराग्राफ को अटेम्प्ट करें तो आप उसमें एक हेडिंग लिखते हैं एनालिटिकल पैराग्राफ में। जैसे यहाँ पर क्या लिखा है, एक्सपेंडिचर इन पब्लिशिंग। ये अब प्रश्न अगर ये आपके दिमाग में कि ये टाइटल कहाँ से उठाएं, टाइटल बेटा आपको क्वेश्चन से ही मिल जाएंगे। ये एक्सपेंडिचर के बारे में तो आप एक्सपेंडिचर इन पब्लिशिंग लिख दीजिए, उसके बाद अपना आंसर शुरू करिए। अब आपने इसको देख लिया, अब देखिए कि आंसर कैसे दिया हुआ है। देखिए क्या लिखा हुआ है, एज वी ऑल नो बुक पब्लिशिंग इज नॉट एन इजी जॉब। ठीक है भाई, अभी बुक पब्लिशिंग की बात हो रही है तो ऑब्वियस सी बात है आप लिखेंगे ऐसा कि बुक, एज वी ऑल नो दैट बुक पब्लिशिंग नॉट ए इजी टास्क, इट रिक्वायर्स एफर्ट ऑफ many people and the expenditure incurred in publishing the book can also be distributed under the various head। दो बातें, ये तो एक्सपेंडिचर के बारे में है तो आप उसके बाद ही इंक्लूड कर लेंगे कि ये एक्सपेंडिचर जो बुक्स पब्लिशिंग करना आसान नहीं है, इसमें बहुत सारे जो मनी है बहुत सारे सोर्सेज पे इन्वेस्ट करनी पड़ती हैं। उसके बाद वही लिखा हुआ है, एक बुक पब्लिश होती है। आगे देखिए, एज वी कैन सी इन द पाई। अब यहाँ से आगे, अब यहाँ से आप कहाँ आ गए, यहाँ से आपने पाई चार्ट को कनेक्ट कर लिया। तो फर्स्ट टू लाइंस आपको कनेक्ट करनी है विद द टॉपिक एंड आफ्टर दैट यू विल फ्रॉम द थर्ड लाइन यू कैन गो विद द पाई चार्ट। अब पाई चार्ट में जो चीज दी गई उसको आप एक्सेस कर दीजिए, बहुत आसान है। देखिए, कैन सी इन द पाई चार्ट अबव दैट द मेजर कॉस्ट इज इन्वॉल्व इन द बैंडिंग एंड पेपर। देखिए सबसे ज्यादा पैसा किसमें लग रहा है, 25%। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पेपर में। सबसे ज्यादा कॉस्ट किसमें आ रही है, पेपर कॉस्ट एंड बाइंडिंग कॉस्ट। पूरे एक्सपेंसेस सबसे ज्यादा क्या, पेपर की प्राइस सबसे ज्यादा लग रही है और बाइंडिंग की लग रही है। तो आपने इन दोनों बातों को यहाँ पे लिख दिया, अपनी तरफ से आप जो पाई चार्ट में दिया है वही लिखना है, तो इससे ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। अबाउट 20% ऑफ द कॉस्ट गोज इनटू द प्रिंटिंग द बुक। अब देखिए 20% उसके बाद किसमें जा रहा है, प्रिंटिंग की। तो जो सबसे ज्यादा है हम ज्यादा से शुरू करेंगे परसेंटेज से, सबसे ज्यादा से शुरू करो या सबसे लो से शुरू करो, दोनों तरीके हैं। ठीक है, ये नहीं कहीं से उठा लो। तो इस तरह से क्या होगा, एक सीक्वेंस मिलेगा आपको चीज़ों का एक्सपीरियंस। या तो आप हाईएस्ट परसेंटेज को लीजिए, वहां से नीचे की तरफ जाइए, या फिर डाउन टू अपवर्ड्स जाइए, ऐसा करें। ऐसा नहीं कोई भी कहीं से पिक कर लिया। ठीक है, सीरीज में लिखेंगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए। वेयर इज प्रमोशन द ट्रांसपोर्ट कॉस्ट आर 10%। अब प्रमोशन और ट्रांसपोर्ट कॉस्ट क्या है, 10%। ठीक है, ईच ऑफ द टोटल बुक पब्लिशिंग एक्सपेंडिचर एंड मच एज 15 ऑफ द टोटल बुक्स। 15% किसका है, ये रॉयल्टी का है। ठीक है, टोटल बुक्स पब्लिशिंग कॉस्ट इन इज पुट असाइड फॉर द रॉयल्टी पर्पज। मतलब बुक पब्लिशिंग में 15% कितना लगता है, किसका लगता है, रॉयल्टी का भी लगता है। वी कैन कंक्लूड बाय सेइंग दैट द बुक publishing involve a lot of things which we do not even bother about when we are reading this book। और लास्ट में ऐसा लिख सकते हैं कि जब हम बुक एक पढ़ते हैं तो हम इन सारी कॉस्ट के बारे में नहीं सोचते। फॉर एग्जांपल, जब आप बुक खरीदते हैं तो अगर आप बुक की प्राइस 2 या 300 है तो आप कहते हैं बहुत ही महंगी, लेकिन आपको ये नहीं पता उस बुक को पब्लिश करने में कितनी सारी रिसोर्सेज से पैसा खर्चा करना पड़ता है। तो आई होप कि आपको मेरी बात समझ में आई। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को रीड करेंगे और क्वेश्चन से आपको ये बात पता चलेगी कि दिस पाई चार्ट इज बेस्ड ऑन विच इशू। अब उस इशू को आप टाइटल बना लेंगे। उसके बाद अगर डाटा परसेंटेज में दिया गया है, राइट। अब ये ऐसा नहीं कि यही पाई चार्ट आ जाए, पाई चार्ट कई तरीके के होते हैं, ग्राफ में भी आपको मिल सकता है, जैसे ये देखिए नीचे, राइट। अब यहाँ पे आपको इन्होंने एक ग्राफ बना के आपको दे दिया, राइट।
तो डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है, अभी हम उसको भी डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे परसेंटेज में दिया है, तो हम परसेंटेज को साइन उठाएंगे 1 बाय 1, या तो आप नीचे से डाउन से उठाइए, टॉप जाइए, टॉप से डाउन आइए, इस तरह से आप लिखेंगे और फाइनली आपका एक एनालिटिकल पैराग्राफ रेडी हो जाएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन, आई होप कि ये समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट हो तो आप नीचे लिखिए, मैं 2 to 3 क्वेश्चंस लूंगा इसमें। देखिए, सर्वे ऑफ स्टूडेंट फेवरेट आफ्टर स्कूल एक्टिविटी वाज कंडक्टेड एट स्कूल, क्या क्वेश्चन कह रहा है। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको क्वेश्चन समझ में आए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगर आपको समझ में आ रहा है क्या कह रहा है, थोड़ा सा नीचे लिख के बताइए मुझे। देखिए क्या कह रहा है कि ये फेवरेट एक्टिविटी को ऑब्जर्व किया कि बच्चे क्या करते हैं स्कूल के बाद, ठीक है। द टेबल बिलो शो, इट इज अ टेबल शो दैट रिजल्ट ऑफ सर्वे, ठीक है। एनालाइज द गिवन डाटा एंड राइट द पैराग्राफ इन 100 to 20। हमें इस डाटा को समझना है कि कौन सा बच्चा स्कूल के बाद कितने % बच्चे क्या कर, किस एक्टिविटी में इन्वॉल्व होना चाहते हैं, राइट, और उसमें हमें एनालिटिकल पैराग्राफ लिखना है। देखिए क्या है, प्ले स्पोर्ट 45%, ये क्या है, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट है, ठीक है। 45 बच्चे क्या करते हैं, गेम खेलना चाहते हैं। टॉक ऑन फोन, और 53% क्या करते हैं, बातें करना चाहते हैं। ये आउट ऑफ 100 का डाटा है, ठीक है। विजिट विद द फ्रेंड, 99 फ्रेंड से मिलना चाहते हैं। अर्न मनी 44% अर्न करना चाहते हैं। चैट ऑनलाइन 66, स्कूल क्लब 22 और वॉच टीवी 37%। अब समझ में आ गया। अब इसकी हेडिंग क्या होगी, फेवरेट आफ्टर स्कूल एक्टिविटी। अब आप ऐसे लिख सकते हैं, फेवरेट एक्टिविटी आफ्टर स्कूल, ठीक है। देखिए, आफ्टर स्कूल एक्टिविटी ऑफ स्टूडेंट, ये भी लिख सकते हैं। समझ में आई बात। अब चलिए आगे देखते हैं। अब इसको लिखा कैसे जाए, आपने इसको देख लिया, क्या समझ में आ रहा है, कुछ दिमाग में चल रहा है कुछ। अब इसको अभी स्टार्ट कैसे करेंगे, आपने हेडिंग डाल दिया, एक टाइटल दे दिया आपने एनालिटिकल पैराग्राफ को, आफ्टर स्कूल एक्टिविटी ऑफ स्टूडेंट, राइट। अब एज यू नो, आप स्टार्ट कर सकते हैं, एज यू नो दैट, क्या, एज वी नो दैट ऑल द स्टूडेंट आफ्टर मूविंग from the school, after attending the school, they have intention of doing different activities, ठीक है। many of are going for the game, many of going to have a talk with the friends, many are going to have rest, sleep, ठीक है। इस तरह से कर सकते हैं। अब आप फाइनली आ जा सकते हैं, ठीक है, इस पॉइंट पर। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, देखो, द डाटा रिवेल्स, डाटा रिवेल्स का मतलब होता है दिखाता है, शो करना है। अब ऐसे डायरेक्ट भी शुरू कर सकते हैं, दैट ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स विजिट देयर फ्रेंड्स आफ्टर फिनिशिंग स्कूल। अब इसको देखिए, सबसे ज़्यादा कौन है, 90% क्या करते हैं बच्चे, ये अपने फ्रेंड से मिलते हैं। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि दिस डाटा शो दैट most of the students used to go to meet their student after school. A large number of students also indulge in online chatting, और बहुत ज़्यादा। अब देखिए इसमें भी क्या कर रहा है, मैंने ऊपर क्या बताया आपको, या तो आप टॉप से बिलो की तरफ आइए या बिलो से टॉप की तरफ जाइए। इससे क्या होगा, आप सही तरीके से लिख पाएंगे। जैसे इसमें देखिए 99 पर बच्चे क्या करते हैं, वो अपने फ्रेंड से मिलते हैं, फिर उसके द्वारा उसके बाद वाले क्या करते हैं, 66 से चैटिंग करते हैं। देखिए यहीं पे लिखा हुआ है, अ लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट आल्सो इंडल्ज इन ऑनलाइन चैटिंग और टॉकिंग ओवर फोन आफ्टर दे गो बैक होम, राइट, फ्रॉम द स्कूल। अब तीसरा पॉइंट देखिए, इट हैज बिकम कॉमन दीज डेज बिकॉज ऑलमोस्ट ऑल द स्टूडेंट्स हैव देयर पर्सनल मोबाइल फोन। अबाउट हाफ द स्टूडेंट्स एक्टिविटी इंगेज इन फॉर्म ऑफ पार्ट टाइम जॉब, और कितने % जो है जॉब कर रहे हैं, 44%, 100 का 44%। जॉब एंड अर्न मनी, एंड इक्वली नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्लेस सम काइंड ऑफ स्पोर्ट आफ्टर स्कूल आवर। और देखिए 44% काम कर रहे हैं, 45% गेम भी खेलते हैं। तो इक्वल आप इस तरह से लिख सकते हैं, या आप इंडिविजुअल भी जा सकते हैं कि 45% स्टूडेंट्स यूज टू वर्क आल्सो गो फॉर अर्निंग मनी, एंड वेयर एज 45% अप्रोक्स 45% ही बच्चे क्या करते हैं, वो गेम भी खेलते हैं, राइट। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। एंड फिर क्या, टेलीविजन, स्कूल क्लब, और टेलीविजन का देखिए सबसे कम है, टेलीविजन 37, स्कूल क्लब उसके बाद देखिए कैसे लिखा हुआ है। आई एम शोइंग यू, मैं आपको दिखा रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में ये बातें सेट हो जाएं, और आपकी जो हेडक है, वो स्ट्रेस है एनालिटिकल पैराग्राफ को लेके, वो थोड़ा इजी हो जाए। बहुत ही आसान है इसको लिखना, ठीक है, बहुत ही आसान है लिखना। इसमें आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है, जितना पैराग्राफ में दिया हुआ है उतना ही आपको लिखना है।
चलिए देखिए क्या लिखा है, इक्वल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्ले सम काइंड ऑफ स्पोर्ट्स आफ्टर स्कूल आवर, एज मच एज 1/3 ऑफ द स्टूडेंट्स विथ वॉच देयर फेवरेट प्रोग्राम ऑन टीवी। अब देखो 1/3 37% वॉच करते हैं टीवी को। आप चाहें तो इसको डायरेक्ट परसेंटेज भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं, ठीक है। Therefore, we can say that all the students are engaged in one or other activity after the finishing their school. Overall आप क्या कहेंगे, देखिए 100 स्टूडेंट का डाटा है ये, या अगर 100 स्टूडेंट का डाटा है, इसमें से आप देखेंगे डायरेक्टली इनडायरेक्टली सारे बच्चे कहीं ना कहीं इंगेज हैं। बस हो गया आपका एनालिटिकल पैराग्राफ रेडी। इसमें कुछ भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, आपको इसको देखना है और इसको करना है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए लेट्स सी, एक और दिखा देते हैं आपको ताकि आप थोड़ा और रिलैक्स फील करें। सी द बार चार्ट given here show the annual rate of the forest cover change in India, paragraph in 100 to 120। ठीक है, ये क्या है, ये ग्राफ बार ग्राफ दिखा रहा है कि कितने परसेंट एरिया जो है डिफॉरेस्टेशन हो रहा है और कितना एनुअल रेट ऑफ फॉरेस्ट कवर चेंज इन, मतलब जो इंडिया का लैंड कवर है फॉरेस्ट से, उसमें क्या परिवर्तन आ रहा है, कितना तेजी से घट रहा है, डिफॉरेस्टेशन कितनी तेजी से हो रहा है, राइट। अब थोड़ा इसको हम समझ लेते हैं, फिर आप इसको पहले समझेंगे, उसके बाद आपके दिमाग में आइडिया आ जाएंगे लिखना क्या। देखिए लिखिए क्या लिखा है, ग्रॉस रेट ऑफ डिफॉरेस्टेशन, ये जो लाइन है ब्लू लाइन, ये दिखा रहा है कितनी तेजी से डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। नेट रेट ऑफ डिफॉरेस्टेशन, नेट रेट क्या है, ये जितनी दूसरी कलर वाली लाइन है ग्रे कलर, वो दिखा रहा है नेट रेट ऑफ अफॉरेस्टेशन या रिफॉरेस्टेशन, मतलब ये है थर्ड लाइन जो छोटे वाले है, ये दिखा रहा है कितने ज़्यादा प्लांट लग रहे हैं। अब देखिए डिफॉरेस्टेशन की जो ग्राफ है बहुत ही हाई है, ठीक है, और प्लांट लगाने का जो ग्राफ है वो बहुत ही कम है। हम काट बहुत ज़्यादा है और लगा कम रहे, समझ में आ गई बात। तो दिस ग्राफ इज अबाउट डिफॉरेस्टेशन रेट, ठीक है, इन इंडिया या ऑफ इंडिया भी कह सकते हैं। ये एनुअल रेट, तो आप हेडिंग डाल सकते हैं, ऐसे टाइटल दे सकते हैं आपकी, एनुअल रेट ऑफ फॉरेस्ट कवर चेंज इन इंडिया या डिफॉरेस्टेशन इन इंडिया, एनुअल रेट ऑफ डिफॉरेस्टेशन ऑफ इंडिया। ऐसा नहीं कि आप यही लिखें, आप अपने से सेट कर लें, ठीक है। दिस इज नॉट कंपल्सरी दैट यू राइट द सेम थिंग व्हाट इज रिटन हियर, यू कैन यूज योर माइंड, आप अपने से अकॉर्डिंग टू योर सेल्फ, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आप एक अच्छा सा टाइटल सेट करें, ठीक है। तो दिस कैन बी एनुअल रेट ऑफ डिफॉरेस्टेशन इन इंडिया भी हो सकता है। चलिए अब देखते हैं, यहाँ पे देखिए क्या क्या दिया है। ये 1930 to 75 में ये कंडीशन थी, फिर 1975 और 85 में ये कंडीशन थी, 1985 में ये था डाटा, और 1995 से लेके 05 तक, ये 2005 से लेके 13 तक का डाटा दिया हुआ है। देखिए क्या है, अब यहाँ पे इस पैराग्राफ को लिखने से पहले आप डिफॉरेस्टेशन के बारे में बता दें भाई, कि देखिए क्या लिखा, डिफॉरेस्टेशन इज मेन कॉज ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग अराउंड द वर्ल्ड। डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, उससे क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। द बार चार्ट, अब ये बार चार्ट क्या कहता है, अभी आप चाहे तो आप डायरेक्ट भी स्टार्ट कर सकते हैं। द बार चार्ट टेल्स द एनुअल रेट ऑफ डिफॉरेस्टेशन इन इंडिया, आप ऐसे भी स्टार्ट कर सकते हैं। द बार चार्ट इज प्रेजेंटिंग हियर द स्टेटस ऑफ फॉरेस्ट कवर चेंज इन इंडिया। ये बार चार्ट हमें क्या दिखाता है, हमें दिखाता है कि इंडिया में जो लैंड है जो कवर्ड है फॉरेस्ट से, उसमें कितनी तेजी से गिरावट आ रही है, ठीक है। A lot of efforts have been made to check the process of deforestation, ठीक है, डिफॉरेस्टेशन को रोकने और चेक के बहुत सारे एफर्ट किए गए, बट वी कैन सी द नेट रेट ऑफ द डिफॉरेस्टेशन ड्यूरिंग 1975 that is 0.63%. It had been improving continuously till 2005, where the rate of deforestation is shown in just 0.3. This improvement is definitely due to the constant effort to check the process of cutting the existing forest. The rate of forest cover would have been even more impressive if we had done a little more effort for the afforestation also. Actually क्या दिखा रहा है, देखिए यहाँ पे ग्राफ बहुत ही ऊपर है और ये धीरे धीरे क्या हुआ, कम हो रहा है, तो ये दिखा रहा है कि डिफॉरेस्टेशन थोड़ा सा कंट्रोल में आया है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं और इसके अकॉर्डिंग आप लिखते चले जाएंगे। आई होप कि आपको ये मेरी बातें समझ में आई होगी। इफ़ यू हैव एनी डाउट, मेरा टारगेट है आपको ये बताना कि लिखना कैसे है, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको स्टिल आफ्टर दिस एग्जाम्पल्स ऑल्सो इफ़ यू हैव स्टिल डाउट्स, यू कैन आस्क मी right in the comment section. I will definitely help you dear. So thank you so much for
watching. Good luck and goodbye.